नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज। यहां हम आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं, महंगाई और आपके अधिकारों से जुड़ी हर जगह रूरी जानकारी बिल्कुल साफ और आसान भाषा में तथ्यों और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे। अगर ये अपडेट्स आपके लिए उपयोगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आज दिसंबर 31, 2025 को देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों के लिए कई बड़े और काम के अपडेट सामने हैं। इनका सीधा असर आने वाले समय में आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, बकाया भुगतान, एरियर और 8वें केंद्रीय ये वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाओं पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम बातों को साफ, क्रमबद्ध, व्यवहारिक तरीके से समझे, बिना अफवाह और बिना भ्रम के। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस मांग की जिसकी चर्चा हर जगह है। फिटमेंट फैक्टर असल में वो गुणांक होता है जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी या पुरानी बेसिक पेंशन को नई बेसिक में बदला जाता है। सरल शब्दों में आप रानी बेसिक को एक तय नंबर से गुणा किया जाता है और वही नई बेसिक बन आती है। इसी कारण फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा और मजबूत होगा, सैलरी और पेंशन में उछाल उतना बड़ा दिखेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, नई बेसिक सैलरी या पेंशन बराबर पुरानी बेसिक टारगेट फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसी वजह से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक में एक साथ बड़ा बदल आओ दिखा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की पुरानी बेसिक 10,000 रुपए थी तो 2.57 से गुणा करने पर नई बेसिक 25,700 रुपए बनती है। इसके बाद उसी नई बेसिक पर डीए और दूसरे भत्ते जुड़ते हैं तो कुल वेतन पेंशन में बढ़ोतरी और ज्यादा नजर आती है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं तेज हैं उनमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर दो मांगे ज्यादा सुनाई दे रही हैं। एक तरफ 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी जा रही है, दूसरी तरफ कुछ संगठनों और समूहों की तरफ से 3.68 या उससे आसपास तक का आंकड़ा भी बोला जा रहा है। 2.86 की मांग पर कर्मचारी संगठनों की दलील यह है कि लगातार बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च, जीवन यापन और सामाजिक जरूरतों को देखते हुए यह न्यूनतम जरूरत के करीब है। अगर 2.86 जैसा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो इसे अभी लगभग 18,000 रुपए माना जाता है वो एक झटके में काफी ऊपर जा सकती है। इसका असर सिर्फ इन हैंड सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एचआरए, टीए, एनपीएस से जुड़ी गणनाओं और पेंशन बेस पर भी दिख सकता है। वहीं 3.68 जैसी मांग को काफी ऊंचा माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा डीए डीआर कैलकुलेशन, सरकारी खर्च और वित्तीय दबाव के हिसाब से इतना बड़ा गुणांक देना सरकार के लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ऊपर जाता है तो सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। यहां समझने वाली बात यह है कि अभी जो आंकड़े चल रहे हैं वे मांग और संभावना के स्तर पर है। अंतिम फैसला एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। कमेटी की सिफारिशें, रिपोर्ट, वित्तीय आकलन, सरकार की मंजूरी और फिर आधिकारिक अधिसूचना। इसलिए भी किसी भी नंबर को फाइनल मानकर बजट प्लान बनाना सही नहीं है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप इन संकेतों को समझें ताकि बाद में कोई बदलाव आए तो आप तुरंत उसका असर पकड़ सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सरकारी अपडेट आपको समय पर और साफ भाषा में मिलते रहें तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना आपके लिए मददगार रहेगा, क्योंकि सैलरी पेंशन से जुड़ी बातों में एक सही अपडेट भी आपके फैसलों को आसान बना देता है। अब दूसरा बड़ा मुद्दा
जो खासकर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बहुत व्यावहारिक परेशानी बन रहा है। डिस्चार्ज बुक या पीपीओ में पत्नी की जन्मतिथि और आधार कार्ड में जन्मतिथि का मिसमैच। यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसका असर बड़ा है। कई मामलों में ईसीएचएस कार्ड बनवाने, ईसीएचएस सुविधाएं लेने, दस्तावेज सत्यापन, परिवार पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड और कई तरह के लाभों में बाधा इसी वजह से आती है। जब डिस्चार्ज बुक पीपीओ में दर्ज जन्मतिथि और आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अलग होती है तो फाइल अटक जाती है। बार बार वेरिफिकेशन चलता है और व्यक्ति को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। व्यावहारिक अनुभव यह बताता है कि डिस्चार्ज बुक या ईपीओ जैसे मूल दस्तावेजों में सुधार करवाना अक्सर लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग स्तरों पर सत्यापन, पत्राचार और समय लगता है। इसके मुकाबले आधार कार्ड में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन्मतिथि का संशोधन कई बार अपेक्षाकृत आसान और जल्दी हो जाता है। हालांकि यह भी नियमों, दस्तावेजों और केस टू केस स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी जिन लोगों को यह समस्या आ रही है उनके लिए अधिक व्यवहारिक सलाह यही मानी जा रही है कि आधार में जन्मतिथि को डिस्चार्ज बुक पीपीओ के रिकॉर्ड के अनुसार ठीक कराया जाए, ताकि आगे दस्तावेजी मिलान में परेशानी न हो और लाभ लेने में रुकावट कम हो। यहां ध्यान रखें, डिस्चार्ज बुक और पीपीओ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ये किसी भी बदलाव या सुधार की प्रक्रिया में सावधानी जरूरी है और सही दस्तावेजी समर्थन के साथ ही कदम उठाना चाहिए। अब तीसरी बड़ी चर्चा 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल और आगे की टाइमलाइन को लेकर है। कागजी तौर पर 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त माना जा रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की समय रेखा का नया चक्र शुरू माना जाएगा। लेकिन यहां एक सामान्य गलत फहमी होती है कि 1 जनवरी 2026 आते ही नई सैलरी और नई पेंशन तुरंत बढ़कर मिलने लगेगी। वास्तविकता यह है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया समय लेती है। पहले घोषणा, फिर आयोग कमेटी का गठन, टर्म ऑफ रेफरेंस, डेटा कलेक्शन, सुधार, बैठकों का दौर, रिपोर्ट तैयार होना, वित्तीय प्रभाव का आकलन, कैबिनेट की मंजूरी और अंत में कार्यान्वयन की अधिसूचना, यह सब एक दिन या एक महीने में नहीं होता। तो 2026 में व्यावहारिक रूप से क्या देखने को मिल सकता है? आमतौर पर फरवरी में बजट आता है, लेकिन बजट में तुरंत पर तो पूरा वेतन आयोग लाभ उसी समय मिल जाए ऐसा अक्सर कम ही होता है, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट और सरकार की तैयारी में वक्त लगता है। डीएडीआर की बात करें तो जनवरी 2026 से डीएडीआर बढ़ोतरी की घोषणा कई बार मार्च या अप्रैल के आस होती है, क्योंकि इंडेक्स डेटा, औपचारिक अनुमोदन और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। फिर जुलाई 2026 की अगली बढ़ोतरी की अंततः घोषणा अक्सर अक्टूबर-नवंबर के आसपास दिखती है। यानी 2026 में डीएडीआर का सामान्य चक्र चलता रहने की संभावना रहती है। अब यह भी कहा जा रहा है और कई आकलन इसी तरफ इशारा करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का वास्तविक नया वेतन ढांचा तुरंत 2026 में लागू होना जरूरी नहीं है। कुछ अनुमानों में 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत के आसपास वास्तविक भुगतान शुरू होने की संभावना बताई जाती है। हालांकि यह अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कार्यान्वयन में देर हो सकती है। फिर भी इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि जनवरी 1, 2026 से आपका यदा शून्य हो जाएगा। अगर सरकार प्रभावी तिथि जनवरी 1, 2026 मानती है तो जब भी नया वेतन ढांचा लागू होगा उसके बीच के महीनों का अंतर आपको एरियर के रूप में दिए जाने का सिद्धांत मौजूद रहता है। यानी लागू होने में देर संभव है, लेकिन प्रभावी तिथि के आधार पर बकाया भुगतान की अवधारणा अलग रहती है। इसलिए
घबराने के बजाय प्रक्रिया को समझना और आधिकारिक संकेतों पर नजर रखना ज्यादा समझदारी है। अब चौथी और बेहद जरूरी जानकारी उन संभावित बदलावों और मांगों की है जो 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में रखी जा रही हैं। कई कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने सुझाव और मांगे सामने रखी हैं ताकि नई व्यवस्था सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि पेंशन नियम भी ज्यादा मानवीय, व्यवहारिक और समय के अनुरूप बने। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की आयु सीमा को लेकर है। अभी सामान्य प्रावधानों के अनुसार 80 वर्ष का आयु पूरी होने के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ शुरू होता है, जिसमें पेंशन में 20% जैसी बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। लेकिन संगठनों की दलील यह है कि भारत में वास्तविक जीवन स्थितियों को देखें तो मेडिकल खर्च और दैनिक जरूरतों पर खर्च 65 से 70 वर्ष के बाद ही तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में 80 वर्ष की शर्त बहुत देर से राहत देती है। इसलिए मांग यह रखी जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष से होनी चाहिए और फिर इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15%, 80 वर्ष पर 20% और उसके बाद मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आगे का ढांचा चल सकता है। इससे राहत उस उम्र में मिलना शुरू होगी जब वास्तव में इलाज, दवाइयां और सहायता की जरूरतें बढ़ती हैं। इसके अलावा एक और अहम मांग कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को लेकर है। वर्तमान में कई मामलों में कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि लगभग 15 वर्ष के आसपास मानी जाती है। सुझाव यह रखा जा रहा है कि इसे घटाकर 11 या 12 वर्ष किया जाए ताकि पेंशनर्स पर लंबे समय तक कटौती का बोझ कम हो और वे जल्दी पूर्ण पेंशन प्राप्त कर सके। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए यह राहत बहुत व्यवहारिक हो सकती है। एक और मांग यह भी सुनाई देती है कि पेंशन को अंतिम आहरित वेतन 50 क्रोएशियाई कूने % से बढ़ाकर 60% तक किया जाए। फिलहाल यह एक प्रस्ताव और संगठनात्मक आग्रह के स्तर पर है, लेकिन इसके पीछे तर्क यही है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चों के हिसाब से पेंशन अनुपात को ज्यादा सार्थक बनाया जाए। इसी तरह पेंशन को आयकर मुक्त करने की मांग भी समय समय पर उठती रहती है। तर्क दिया जाता है कि वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए पेंशन एक सुरक्षा कवच है, इसलिए उस पर कर का बोझ कम या समाप्त होना चाहिए। यह नीतिगत और वित्तीय निर्णय का विषय है, इसलिए अंतिम फैसला सरकार और वित्त मंत्रालय की नीति पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही डीएडीआर की गणना के फॉर्मूले में बदलाव का सुझाव भी कई जगह सामने आता है ताकि वास्तविक महंगाई और जीवन यापन लागत को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके। इन सभी मांगों में से कौन सी मांगे पूरी तरह स्वीकार होंगी, कौन सी आंशिक रूप से लागू होंगी और कौन सी फिलहाल स्वीकार नहीं होंगी, यह आगे की सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। लेकिन इतना समझना जरूरी है कि जितनी स्पष्ट और संगठित मांगे उठेंगी, चर्चा उतनी व्यापक होगी और विकल्पों पर विचार की गुंजाइश उतनी बढ़ेगी। अगर आप इन बदलावों को लेकर भ्रम से बचना चाहते हैं और हर सरकारी संकेत का असर अपने ऊपर समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके अपडेट्स के साथ जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहां एक छोटी सी सूचना भी एरियर और भुगतान की दिशा बदल सकती है। अब अंत में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंतजार वाला मुद्दा, लंबित 18 महीने के डीएडीआर एरियर का मामला। यही वह विषय है जिस पर कर्मचारी और पेंशनर समुदाय लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठा है। कई बार चर्चा तेज हुई, फिर ठंडी पड़ी, लेकिन उम्मीद बनी रही। अब 30 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार जो बातें सामने रखी जा रही हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी गतिविधि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आगे की कार्यवाही में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा जा रहा है।
यह भी चर्चा है कि 5 जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना पड़ सकता है कि यदि 18 महीने के डीए डीआर एरियर का भुगतान किया जाता है तो कुल कितनी धनराशि खर्च होगी, और यदि ब्याज की गणना भी जोड़ दी जाए, जैसे कुछ जगह 8% ब्याज की बात भी सामने आती है, तो कुल वित्तीय दायित्व कितना बनता। जब कोर्ट सरकार से विस्तृत वित्तीय आकलन मांगती है तो आमतौर पर यह संकेत माना जाता है कि मामले को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रक्रिया गंभीर तरीके से आगे बढ़ सकती है। यहां समझने वाली बात यह है कि कोर्ट की प्रक्रिया में अंतिम आदेश तक कई चरण आते हैं। सरकार का जवाब, याचिकाकर्ताओं की दलीलें, वित्तीय प्रभाव पर चर्चा, सुनवाई की अगली तारीखें और फिर निर्देश। इसलिए एक दिन में फैसला आ जाना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करना पड़ता है तो उम्मीद बढ़ती है कि अगले पड़ाव पर दिशा ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बकाया सिर्फ एक रकम नहीं है। बहुत से परिवारों के लिए यह मेडिकल खर्च, जरूरी भुगतान, शिक्षा, घरेलू जरूरतें और आर्थिक राहत का साधन बन सकता है। इसलिए भावनाएं और अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बड़ी है। फिर भी सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि अफवाहों की बजाय दस्तावेजी, आधिकारिक और सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया जाए। कब मिलेगा जैसी बातों पर जल्दबाजी करने के बजाय यह देखना जरूरी है कि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया किस चरण में है, सरकार ने क्या लिखित में कहा और अदालत ने क्या निर्देश दिए। जैसे अभी 5 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर चर्चा हो रही है, तो इस तारीख का मतलब यह समझना जरूरी है कि उस दिन क्या अपेक्षित है, क्या जवाब दाखिल होना है, क्या सुनवाई है, या क्या अगला कदम तय होना है। जब तक आधिकारिक आदेश, सरकारी अधिसूचना या अदालत की कार्यवाही के ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आते, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होता। आज की पूरी बात का सार यही कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े फिटमेंट फैक्टर की मांगें चर्चा में हैं। पूर्व सैनिकों के दस्तावेजों में जन्मतिथि मिसमैच जैसी समस्या, यहां पर सही और व्यावहारिक कदम उठाना जरूरी है। 7वें वेतन आयोग की समय सीमा के बाद भी वास्तविक लाभ की प्रक्रिया समय ले सकती है। किन प्रभावी तिथि के आधार पर एरियर का सिद्धांत महत्वपूर्ण रहेगा। पेंशन से जुड़े कई सुधारों की मांगें लगातार सामने आ रही हैं और 18 महीने के बकाया एरियर पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी 2026 के आसपास का पड़ाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर कदम पर बस एक काम करना है, शांत रहना, तथ्य समझना और समय पर सही अपडेट लेना। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही स्पष्ट और काम की सरकारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि कोई जरूरी अपडेट छूटे नहीं और आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।